हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में हमने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में पहले टॉपिक में हमने शैशवावस्था तक पढ़ लिया था। आज हम बाल्यावस्था और किशोरावस्था को पूरा करेंगे। इससे पहले शैशवावस्था का काल क्या था? 0 से 6 वर्ष होती है शैशवावस्था, आपको बताया था। अब आती है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था का समय काल क्या है? 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है? बाल्यावस्था कहलाती है। 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है। और पूर्व बाल्यावस्था की काल क्या होता है? पूर्व बाल्यावस्था का समय होता है 6 से 9 वर्ष तक। आप याद रखिएगा, पूर्व बाल्यावस्था का समय होता है 6 से 9 वर्ष तक और उत्तर बाल्यावस्था का समय होता है 9 से 12 वर्ष तक। आप इसको याद रखिएगा। आपसे मैंने कल क्वेश्चन पूछा था, वय संधि काल किसे कहा जाता है? तो वय संधि काल किसे कहते हैं? कौन सी अवस्था को कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है वय संधि काल। तो पूर्व बाल्यावस्था है 6 से 9 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था है 9 से 12 वर्ष। अब अपन बाल्यावस्था के उपनाम देखते हैं। उपनाम क्या क्या है? जीवन का निर्माण काल किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल कहा जाता है, क्योंकि बालक का वास्तविक निर्माण किसमें होता है? बाल्यावस्था में ही होता है। तो जीवन का निर्माण काल कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था। फिर आती है वैचारिक क्रिया की अवस्था। बालक विचार करना किसी बारे में कब शुरू करता है? बाल्यावस्था में। तो वैचारिक क्रिया की जो अवस्था है वो क्या कहलाती है? बाल्यावस्था कहलाती है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, वैचारिक क्रिया अवस्था होती है 7 से 12 वर्ष। आप याद रखिएगा, समय काल भी वैचारिक क्रिया की अवस्था होती है 7 से 12 वर्ष। खेल की आयु बाल्यावस्था को कहते हैं खेल की आयु, समूह की आयु या टोली की आयु। जब बाल्यावस्था में बच्चे खेलते हैं तो ग्रुप बना के खेलते हैं, तो समूह की आयु या टोली की आयु किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। और वैचारिक क्रिया की अवस्था का समय क्या है? 7 से 12 वर्ष। और ये अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? बाल्यावस्था कहलाती है। मानव के संपूर्ण जीवन का दर्पण कौन सी अवस्था को कहा जाता है? तो मानव के संपूर्ण जीवन का दर्पण बाल्यावस्था को कहा जाता है। पर्यटन और शिक्षा का प्रारंभ कौन सी अवस्था में होता है? तो पर्यटन यानी घूमने और शिक्षा का प्रारंभ जो है बाल्यावस्था में होता है। याद रखिएगा, मानव के संपूर्ण जीवन का दर्पण कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था है। फिर इसके बाद आती है कुरूपता की आयु। अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल कौन सा होता है? बाल्यावस्था को कहते हैं जीवन का अनोखा काल। ये किसने कहा है? कार्ल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा। ये अपन अभी नीचे पढ़ेंगे। कुरूपता की आयु भी क्या है? बाल्यावस्था है, बच्चे खेलते रहते हैं। कुरूपता की आयु, पर्यटन और शिक्षा का प्रारंभ, प्रारंभिक विद्यालय की आयु कौन सी होती है? याद रखना, बाल्यावस्था होती है, ना कि शैशवावस्था। प्रारंभिक विद्यालय की आयु किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष, ये भी बाल्यावस्था होती है, याद रखिएगा। वैचारिक क्रिया की अवस्था है 7 से 12 वर्ष, ये भी बाल्यावस्था। और स्थूल संक्रियात्मक अवस्था ये भी है 7 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था में। शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काल बाल्यावस्था को कहते हैं, याद रखिएगा। मूर्त चिंतन की अवस्था, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल होता है बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल किसने कहा है? कील पेट्रिक ने कहा है, ये अपन पढ़ेंगे अभी। मिथ्या परिपक्वता का काल कौन सा होता है? बाल्यावस्था होती है। तो ये बाल्यावस्था के उपनाम है, याद रखिएगा। एक तो है जीवन का निर्माण काल, वैचारिक क्रिया की अवस्था 7 से 12 वर्ष, खेल की आयु, समूह की आयु या टोली की आयु, गैंग एज भी कहा जाता है, मानव के संपूर्ण जीवन का दर्पण, पर्यटन और शिक्षा का प्रारंभ, कुरूपता की आयु, जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था, कार्ल और ब्रूस ने कहा। प्रारंभिक विद्यालय की आयु, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, ये भी 7 से 12 वर्ष तक। शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काल, मूर्त चिंतन की अवस्था, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल, बाल्यावस्था को कील पेट्रिक ने कहा। और मिथ्या परिपक्वता का काल। अब इसके बाद आती हैं इसकी परिभाषाएं। परिभाषाओं को आप कैसे याद रखोगे? देखिए, पहली परिभाषा है रोस की। रोस ने क्या कहा है कि बाल्यावस्था छदम परिपक्वता का काल है। अब आप ये देखिए, छदम का मतलब क्या होता है? छल या धोखा देना। तो अपन से कोई धोखा करता है या अपन से छल करता है तो अपने को क्या आता है? गुस्सा। फिर अपन उस पर रोष प्रकट करते हैं। और गुस्से को अपन लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? रीस आ रही मेरे को। तो बाल्यावस्था छदम परिपक्वता का काल है। किसने कहा है? रीस। जब बाल्यावस्था में अपने से कोई छल करेगा या धोखा करेगा तो अपने को क्या आएगी? रीस। तो रीस आने पर क्या करेंगे? गुस्सा निकालेंगे, रोष प्रकट करेंगे। तो बाल्यावस्था छदम परिपक्वता का काल है। तो छदम से आप याद रखिए, बाल्यावस्था में अगर अपने से कोई छल करेगा या गुस्सा करेगा तो अपन को गुस्सा आएगा। गुस्से को क्या कहते हैं? रीस कहते हैं। और अपन रोष प्रकट करेंगे उसके खिलाफ। तो बाल्यावस्था को छदम परिपक्वता का काल किसने कहा है? रोस ने कहा है। आप छदम से याद रखिएगा, छदम यानी छल प्रकट करने पर अपने को रोष प्रकट करना पड़ेगा। फिर आएगा
काल और ब्रुस, काल और ब्रुस। फिर दूसरी परिभाषा आती है इसके बाद कार्ल और ब्रुस की। इन्होंने क्या कहा है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। तो अपन जीवन में एक अनोखा ब्रुस लाएंगे बाल्यावस्था में, उस ब्रुस का नाम क्या होगा, काला ब्रुस। बाल्यावस्था में अपन जीवन का एक अनोखा ब्रुस लाएंगे ब्रश करने के लिए, और ब्रश का नाम क्या होगा, काला ब्रुस। याद रखना, काला ब्रुस कब लाएंगे अपन, बाल्यावस्था में जीवन का एक अनोखा ब्रुस लाएंगे अपन, तो उस ब्रुस का नाम क्या होगा, काला ब्रुस। तो कार्ल और ब्रुस की परिभाषा क्या होगी, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। फिर इसके बाद किलपेट्रिक क्या करता है, किलपेट्रिक जो है बाल्यावस्था में बालकों को समाज में एक दूसरे से लड़ाता है, प्रतिद्वंद उनमें पैदा कराता है। किलपेट्रिक बाल्यावस्था में बच्चों के बीच समाज में प्रतिद्वंद कराता है, लड़ाता है उनको। तो बाल्यावस्था सामाजिक प्रतिद्वंदिता का काल है। ये किसने कहा है, किलपेट्रिक ने कहा है। किलपेट्रिक जो है ये बालकों को समाज के बीच में प्रतिद्वंद कराता है, बालकों के बीच में उनको एक दूसरे से लड़ाता है, प्रतिद्वंदिता की भावना उनमें पैदा करता है। तो किलपेट्रिक की परिभाषा क्या होगी बाल्यावस्था की, बाल्यावस्था सामाजिक प्रतिद्वंदिता का काल है। रोज क्या कह रहा था, बाल्यावस्था छदम परिपक्वता का काल है। अगर अपने से कोई छल करेगा तो अपने को क्या आएगा, रीस आएगी, गुस्सा आएगा, और फिर अपन उस पर रोष प्रकट करेंगे। तो छदम से आप याद रखना, बाल्यावस्था छदम परिपक्वता का काल है। किसने कहा है, रोज ने कहा है। फिर अपन बाल्यावस्था में जीवन का एक अनोखा ब्रुस लाएंगे, जीवन का अनोखा ब्रुस लाएंगे, और ब्रुस का नाम क्या होगा, काला ब्रुस। और किलपेट्रिक क्या करता है, बाल्यावस्था में बालकों को समाज के बीच एक दूसरे के बीच लड़ाता है, प्रतिद्वंदिता उत्पन्न करता है उनके बीच। तो किलपेट्रिक की परिभाषा क्या होगी, बाल्यावस्था सामाजिक प्रतिद्वंदिता का काल है। किसने कहा है, किलपेट्रिक ने। फिर इसके बाद आता है स्टेंग। स्टेंग का मतलब क्या होता है, स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग ऑपरेशन अगर किसी के किया जाता है तो उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो स्टेंग क्या कहता है, बालक अपने आप को अति विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। ये किसकी परिभाषा है, स्टेंग की। अगर स्टिंग ऑपरेशन करेगा बालक के बीच में तो बालक को कहाँ पाएगा, वो अति विशाल संसार में, और बालक की वो जानकारी प्राप्त करना चाहेगा। तो स्टेंग के बारे में आप याद रखिए, स्टेंग क्या कहता है कि बालक अपने आप को एक विशाल संसार में पाता है और अपने बारे में, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। तो ये आपकी परिभाषा होगी बाल्यावस्था की। पहली है रोज की। रोज की क्या परिभाषा थी, बाल्यावस्था छदम परिपक्वता का काल है। कार्ल और ब्रुस जीवन में एक अनोखा ब्रुस लाएंगे, उस ब्रुस का नाम क्या होगा, कार्ल और काला ब्रुस। फिर किलपेट्रिक क्या करता है, बाल्यावस्था में बालकों को एक दूसरे से लड़ाता है, प्रतिद्वंदिता पैदा करता है। तो बाल्यावस्था सामाजिक प्रतिद्वंदिता का काल है। किसने कहा है, किलपेट्रिक ने। स्टेंग क्या कहता है, बालक अपने आप को एक विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। ऐसा कोई भी खेल नहीं है जिसे बाल्यावस्था में नहीं सीखा जा सकता। बाल्यावस्था में सभी प्रकार के खेल खेलते हैं बच्चे, और ऐसा कोई खेल नहीं है जिसे बाल्यावस्था में सीखा नहीं जा सकता। अब अपन बात करते हैं बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में। आप विशेषताएं ध्यान रखिएगा, पिछली बार भी क्वेश्चन आया था कि नैतिकता का अभाव किसमें पाया जाता है, तो शेषवावस्था में पाया जाता है। सत्य असत्य में से पूछ सकता है कि शेषवावस्था पिछली बार पूछा था, शेषवावस्था में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती, तो नैतिकता इसमें राइट आंसर था। पिछली बार आया था क्वेश्चन जिसमें, तो याद रखिएगा आप विशेषताओं को। अब आती हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं। देखिए बाल्यावस्था में कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं होती हैं। शारीरिक और मानसिक विकास की गति में स्थिरता आ जाती है। जहां शेषवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, वहीं बाल्यावस्था में क्या होता है, शारीरिक और मानसिक विकास की गति में स्थिरता आ जाती है। आपसे कल परिभाषा में याद कराया था कि व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। ये किसने कहा था, बताइए किसने कहा था, गुड इनफ ने। तो आपको ऐसे याद नहीं होता है तो याद रखिए, प्रीति जिंटा ने किससे शादी की है, गुड इनफ से। तो गुड इनफ से शादी करने के बाद प्रीति जिंटा का मानसिक विकास ज्यादा हुआ। तो याद रखना, गुड इनफ किसका हस्बैंड है, प्रीति जिंटा का। तो प्रीति जिंटा का मानसिक विकास 3 साल की उम्र में ही हो गया था। तो याद रखना, व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। तो गुड इनफ से शादी करने के बाद प्रीति जिंटा का मानसिक विकास तीव्र गति से हो गया। तो बाल्यावस्था में विशेषता क्या है, शारीरिक और मानसिक विकास की गति में स्थिरता आ जाती है। जहां शेषवावस्था में तीव्र गति से होता है शारीरिक मानसिक विकास, वहीं बाल्यावस्था में इसमें स्थिरता आ जाती है। जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता आती है बाल्यावस्था में। बच्चों को किसी चीज के बारे में जानने की तीव्र इच्छा होती है, तो जिज्ञासा प्रवृत्ति में जो प्रबलता आती है, जानने की तीव्र इच्छा होती है, वो बाल्यावस्था में होती है। संग्रह की प्रवृत्ति का बढ़ना, शेषवावस्था में भी संग्रह की प्रवृत्ति होती है लेकिन वो बाल्यावस्था में जाकर बढ़ जाती है। यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है बाल्यावस्था में, याद रखिएगा। चोरी करना, झूठ बोलने की आदत भी बाल्यावस्था में पड़ती है बच्चों की, और बिना उद्देश्य के घूमने की आदत भी बाल्यावस्था में होती है।
भाई बहनों में झगड़ा भी बाल्यावस्था में होता है। प्रशंसा पाने की इच्छा बाल्यावस्था में होती है। हीन भावना का विकास जो है ये भी बाल्यावस्था में होता है। नेता बनने की चाह होती है बाल्यावस्था में। और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, इंपॉर्टेंट है याद रखना, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास बाल्यावस्था में होता है। समलिंगी के प्रति आकर्षण बाल्यावस्था में होता है, समान लिंग के प्रति आकर्षण बाल्यावस्था में। और संवेगों पर नियंत्रण, संवेगों का उचित प्रदर्शन और नियंत्रण किसमें होता है? बाल्यावस्था में होता है। जहां शैशवावस्था में संवेगात्मक रूप से अस्थिरता पाई जाती है, बच्चा संवेगात्मक रूप से अस्थिर होता है शैशवावस्था में, वहीं बाल्यावस्था में संवेगों पर नियंत्रण अर्थात संवेगों का उचित प्रदर्शन और नियंत्रण बाल्यावस्था में होता है। सामाजिकता का विकास होता है बाल्यावस्था में, याद रखिएगा, संवेगात्मकता में सामाजिकता का विकास बाल्यावस्था में होता है। मूर्त चिंतन का विकास होता है बाल्यावस्था में। सामाजिक, आर्थिक और लिंग भेद का ज्ञान भी हमें बाल्यावस्था में होता है। और सामाजिकता और नैतिकता का प्रारंभ कब से होता है? बाल्यावस्था से होता है। आपको बताया था शैशवावस्था में सामाजिकता और नैतिकता का अभाव पाया जाता है, जबकि इसका प्रारंभ, सामाजिकता और नैतिकता का प्रारंभ बाल्यावस्था से स्टार्ट हो जाता है। और काम प्रवृत्ति की न्यूनता बाल्यावस्था में होती है, याद रखिएगा, काम प्रवृत्ति की न्यूनता बाल्यावस्था में होती है। फिर इसके बाद आता है बाल्यावस्था में सभी प्रकार के विकास की गति मंद होती है, याद रखिएगा, बाल्यावस्था में सभी प्रकार के विकास की गति धीमी होती है। बाल विकास का जो वैज्ञानिक विवरण है वो सबसे पहले किसने दिया था? पेस्टोलॉजी ने दिया था। इसलिए बाल मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? पेस्टोलॉजी को कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण सर्वप्रथम किसने दिया था, तो पेस्टोलॉजी द्वारा दिया गया था। इसलिए बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? पेस्टोलॉजी को कहा जाता है। यदि किसी बालक की अभिरुचि पहचान कर सृजनात्मकता का विकास करना हो तो वह अवस्था कौन सी अवस्था कहलाएगी? बाल्यावस्था कहलाएगी। अगर कोई बालक है, उसकी अभिरुचि किस क्षेत्र में है, तो उसकी अभिरुचि पहचान कर उसमें मौलिक चिंतन के रूप में सृजनात्मकता का विकास करना हो तो वो अवस्था क्या कहलाएगी? बाल्यावस्था कहलाती है। बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? सुषुप्त अवस्था अर्थात लेटेक्टिव पीरियड भी कहा जाता है बाल्यावस्था को। लेटेक्टिव पीरियड या सुषुप्त अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? बाल्यावस्था कहलाती है। अब आप देखिए, बाल्यावस्था में विकास शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक दृष्टिकोण में। बाल्यावस्था में शरीर का पतलापन कम हो जाता है तथा हड्डियां जुड़ती हैं, जिसके कारण क्या होता है? शरीर में मोटापन आ जाता है। प्रज्ञादंत का विकास किशोरावस्था के अंत में होता है। प्रज्ञादंत का विकास किस में होता है? किशोरावस्था के अंत में होता है। दाढ़ों का अक्ल दाढ़ जिसे अपन बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, अक्ल दाढ़ का विकास कब होता है? किशोरावस्था के अंत में होता है। नवजात में द्रव्य ठोस अनुपात कितना होता है? याद रखिएगा, नवजात जो शिशु होता है उसमें द्रव्य ठोस अनुपात 75:25 होता है। और जो बाल्यावस्था में 66:34 हो जाता है और आजीवन यही रहता है। याद रखिएगा आप कि शैशवावस्था में जो नवजात शिशु होता है उसमें द्रव्य ठोस अनुपात 75:25 होता है, जो कि बाल्यावस्था में 66:34 हो जाता है और आजीवन यही रहता है। फिर इसके बाद आता है बाल्यावस्था में बालक जिन शब्दों को समझता है उनकी संख्या सदैव उन शब्दों से ज्यादा होती है जिन्हें वह बोलता है। याद रखना इसको, बालक जिन शब्दों को समझता है बाल्यावस्था में उनकी संख्या सदैव उन शब्दों से ज्यादा होती है जिन्हें वह बोलता है। बाल्यावस्था में बालक का दृष्टिकोण यथार्थवादी हो जाता है, जो उसे क्या बनाता है? तार्किक रूप से सफल बनाता है। बाल्यावस्था में बालक में संवेगों का दमन करने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। अगर उसको रोना आ रहा है तो वो कंट्रोल करना सीख जाता है बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था में बालक में संवेगों को दमन करने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। संवेगों के विकास की गति उत्तर बाल्यावस्था में व्यक्तित्व का आधार बनती है। उत्तर बाल्यावस्था में व्यक्तित्व का आधार बनती है। उत्तर बाल्यावस्था कौन सी होती है? 9 से 12 वर्ष तक होती है उत्तर बाल्यावस्था। तो संवेगों के विकास की गति जो है ये उत्तर बाल्यावस्था में व्यक्तित्व का आधार बनती है। शिक्षक द्वारा संवेगों का मार्गांतरीकरण कर उन्हें उचित दिशा दी जा सकती है। बाल्यावस्था जो है ये बालक का विधिवत सामाजिक जीवन में प्रवेश है। याद रखिएगा, बालक का विधिवत सामाजिक जीवन में प्रवेश कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था है। विद्यालय जाने से बालक में कौन सी भावना का समावेश हो जाता है? सामाजिकता की भावना बालक में आ जाती है विद्यालय जाने से। और बाल्यावस्था में लिंग भेद का रूप स्पष्ट हो जाता है। अब आप देखिए बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है। बाल्यावस्था में बालक के भाषा के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। भाषा के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। बाल्यावस्था में ऐसे विषयों का अध्ययन करवाया जाना चाहिए जो कि स्वाभाविक विकास करे, बालक का स्वाभाविक विकास करे। पाठ्य सहगामी क्रियाएं का विकास किया जाना चाहिए।
रोचक कहानियों द्वारा शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। और बाल्यावस्था के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? किंडरगार्टन विधि, जिसके प्रवर्तक कौन है? फ्रोबेल है। तो बाल्यावस्था के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? किंडरगार्टन प्रणाली। फिर आती है इसके बाद किशोरावस्था। किशोरावस्था का समय क्या है? 12 से 18 वर्ष तक है किशोरावस्था का काल। और पूर्व किशोरावस्था किसे कहते हैं? 12 से 15 वर्ष तक के समय को पूर्व किशोरावस्था कहा जाता है। और उत्तर किशोरावस्था किसे कहते हैं? 15 से 18 वर्ष तक के अवस्था को उत्तर किशोरावस्था कहा जाता है। अब आप देखिए किशोरावस्था के उपनाम क्या क्या है? जीवन का स्वर्णिम काल, जीवन का स्वर्णिम काल कहा जाता है किशोरावस्था को। तार्किक चिंतन की अवस्था है किशोरावस्था। जीवन का बसंत काल भी किशोरावस्था को कहा जाता है। उलझन और अटपटी आयु किशोरावस्था, सर्वाधिक उलझने किशोरावस्था में ही होती हैं। उलझन और अटपटी आयु किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। जीवन का सबसे कठिन काल, समस्याओं की अवस्था, द्रुत और तीव्र विकास की अवस्था कौन सी होती है? किशोरावस्था होती है। तो आप इसके उपनाम याद रखिएगा। जीवन का स्वर्णिम काल किशोरावस्था को कहा जाता है। तार्किक चिंतन की अवस्था किशोरावस्था होती है। बसंत काल, उलझन और अटपटी आयु, जीवन का सबसे कठिन काल, समस्याओं की अवस्था, सबसे ज्यादा समस्याएं किशोरावस्था में ही आती हैं। द्रुत और तीव्र विकास की अवस्था है किशोरावस्था। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं सामाजिक स्वीकृति की अवस्था भी होती है किशोरावस्था। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, किशोरावस्था में सर्वाधिक रूप से संवेगों में परिवर्तन होते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मानसिक द्वंद्व भी सबसे ज्यादा किशोरावस्था में होते हैं। भविष्य निर्माण की अवस्था, पूर्ण रूप से सीखने की अवस्था, आंधी तूफान की अवस्था, वय संधि काल या जीवन का उभय संधि काल। आपको बताया था मैंने शैशवावस्था में कि वय संधि काल किसे कहा जाता है? संवेगात्मक अस्थिरता का काल भी है किशोरावस्था। तो आप इसके उपनाम याद रखिएगा। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। याद रखना अब ये तीन नाम है। इसमें स्थूल संक्रियात्मक अवस्था तो थी बाल्यावस्था, वैचारिक क्रिया की अवस्था भी थी बाल्यावस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है किशोरावस्था। मानसिक द्वंद्व की अवस्था, मानसिक रूप से द्वंद्व का काल कौन सा रहता है? किशोरावस्था। भविष्य निर्माण की अवस्था, पूर्ण रूप से सीखने की अवस्था, आंधी तूफान की अवस्था, और वय संधि काल या जीवन का उभय संधि काल होता है किशोरावस्था। और संवेगात्मक अस्थिरता का काल होता है किशोरावस्था। अब अपन आते हैं इसकी परिभाषाओं के बारे में। स्टैनले हॉल की परिभाषा क्या है? किशोरावस्था तनाव और तूफान विशेष दबाव झंझावतों की अवस्था है। स्टैनले हॉल का क्या कहना है? किशोरावस्था तनाव और तूफान विशेष दबाव झंझावतों की अवस्था है। अब इसकी परिभाषा को आप कैसे याद रखोगे? नाम क्या है इसका? स्टैनले हॉल। हॉल क्या कहता है? हॉल एक होता है कमरा, बड़ा सा कमरा, जो जब अपन एक अकेले कमरे में बैठेंगे, बड़े से हॉल में अगर अपन अकेले बैठेंगे तो अकेले बैठने के कारण अपने दिमाग में तनाव उत्पन्न होगा और विभिन्न प्रकार के विचार आएंगे और दबाव भी आएंगे। तो हॉल में बैठने से क्या आता है? अकेले बैठने से तनाव आता है, दबाव होता है और विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं। कब आते हैं? जब अपन किशोरावस्था में अकेले हॉल में बैठते हैं, कमरे में बैठते हैं और सोचते हैं पढ़ाई के बारे में, जॉब के बारे में, तो अपने को दिमाग में क्या उत्पन्न होता है? तनाव उत्पन्न होता है, दबाव उत्पन्न होता है, विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं। तो आप याद रखना हॉल के नाम से कि हॉल मतलब कमरा। अकेले कमरे में बैठ के अपन जॉब के बारे में सोचेंगे या कुछ भी सोचेंगे तो उससे अपने को क्या होगा? तनाव उत्पन्न होगा और दबाव आएगा और विभिन्न प्रकार के विचार आएंगे। तो स्टैनले हॉल क्या कहता है? किशोरावस्था तनाव और तूफान विशेष दबाव और झंझावतों की अवस्था है। इसकी परिभाषा है हॉल की। स्टैनले हॉल ने क्या कहा है? किशोरावस्था तनाव और तूफान विशेष दबाव और झंझावतों की अवस्था है। तो हॉल के माध्यम से आप याद रखना, हॉल में बैठने से दबाव होता है, दबाव आता है दिमाग पे, तनाव होता है, विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं। दूसरा क्या है? किलपेट्रिक की परिभाषा क्या है? किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है। किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है। किसने कहा है? किलपेट्रिक ने कहा है। इसको आप कैसे याद रखोगे? किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है। तो किशोरावस्था में क्या होता है? अपने दिमाग में एक कील चुभती है। क्या होती है? कील, जिसे अपन खील बोलते हैं, कील। तो किशोरावस्था में अपने दिमाग में कील चुभती रहती है कि ना तो जॉब लग रही है अपनी इतना पढ़ने के बाद भी, और जो भी आ रहा है अपने को बोल के जाता है कि नहीं तो जॉब लग रही इतना पढ़ने के बावजूद। तो अपने दिमाग में एक फ्रस्ट्रेशन होती रहती है, खील चुभती रहती है। तो खील चुभने से अपने को क्या लगता है? दिमाग में कठिनता का अनुभव होता है। तो किशोरावस्था जीवन का कठिन काल क्यों है? क्योंकि दिमाग में खील चुभती रहती है, कील चुभती है एक। तो किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है। तो कठिन किसने कहा है? किलपेट्रिक ने कहा है, क्योंकि उसके दिमाग में कील चुभती है। तो किलपेट्रिक क्या कहता है? किशोरावस्था जीवन का कठिन काल क्यों है? क्योंकि अपने दिमाग में कील चुभती रहती है कि अपनी जॉब कब लगेगी। तो किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल किसने कहा है? किलपेट्रिक ने कहा है। फिर इसके बाद आती है तीसरी परिभाषा। रोस और इरिक्सन के अनुसार
किशोरावस्था क्या है? शेषवावस्था की पुनरावृत्ति है। रोस और इरिक्सन क्या कहते हैं? किशोरावस्था जो है ये शेषवावस्था की पुनरावृत्ति है। तो इसको आप कैसे याद रखोगे? शेषवावस्था में रोस के साथ छड़ हुआ था, रोस के साथ शेषवावस्था में छड़ हुआ था, जिसके कारण इसको गुस्सा आया, रीस आई। इसके बाद इसने एरिक्सन के साथ मिलकर किशोरावस्था को क्या कर दिया? शेषवावस्था की पुनरावृत्ति कर दिया। याद रखना, शेषवावस्था में रोस के साथ छड़ हुआ था, जिसके कारण इसको गुस्सा आया, इसने रोष प्रकट किया, और उसके बाद इसने एरिक्सन के साथ मिलकर किशोरावस्था की क्या कर दी? किशोरावस्था को क्या कर दिया? इसने शेषवावस्था की पुनरावृत्ति कर दिया। तो किशोरावस्था को शेषवावस्था की पुनरावृत्ति किसने किया? रोस ने इरिक्सन के साथ मिलकर किशोरावस्था को शेषवावस्था की पुनरावृत्ति कर दिया। याद हो जाएगा आपको, रोस ने इरिक्सन के साथ मिलकर किशोरावस्था को शेषवावस्था की पुनरावृत्ति कर दिया, क्योंकि शेषवावस्था में रोस के साथ क्या हुआ था? छड़ हुआ था, छदम हुआ था, इसके कारण इसको गुस्सा आ गया, इसलिए इसने इरिक्सन के साथ मिलकर किशोरावस्था को क्या कर दिया? शेषवावस्था की पुनरावृत्ति कर दिया। फिर इसके बाद आती है हेडो कमेटी। हेडो कमेटी किशोरावस्था के बारे में क्या कहती है? किशोरावस्था सर्वाधिक उलझनों वाली अवस्था है। किशोरावस्था सर्वाधिक उलझनों वाली अवस्था है, किसने कहा है? हेडो कमेटी ने कहा। अब इसको आपको कैसे याद करना पड़ेगा? जैसे किशोरावस्था सर्वाधिक उलझनों वाली अवस्था है, तो किशोरावस्था में सर्वाधिक नाक बहती है अपनी, तो नाक बहती है तो सर्वाधिक उलझन होती है किशोरावस्था में। तो हेडो कमेटी क्या कहती है? किशोरावस्था सर्वाधिक उलझन वाली अवस्था है, क्योंकि किशोरावस्था में क्या बहती है? हमारी नाक बहती है, तो क्या आता है? इसको अपन लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? हेडो। तो हेडो कमेटी क्या कहती है? किशोरावस्था सर्वाधिक उलझनों वाली अवस्था है, क्योंकि किशोरावस्था में सर्वाधिक क्या आता है? अपना नाक बहता है, तो हेडो आता है, तो सर्वाधिक अपने को उलझन किसमें होती है? किशोरावस्था में नाक में हमारी उलझन होती है। तो हेडो कमेटी क्या कहती है? किशोरावस्था सर्वाधिक उलझनों वाली अवस्था है। तो नाक से याद रखें, नाक में परेशानी कब होती है? किशोरावस्था में, और सर्वाधिक उलझन आती है किशोरावस्था में नाक के कारण। तो हेडो कमेटी क्या कहती है? किशोरावस्था सर्वाधिक उलझनों वाली अवस्था है। फिर इसके बाद आती है एक दूसरी परिभाषा भी है हेडो कमेटी की, इसको आप जरूर याद रखें, जवार से, कि 11 से 12 साल की उम्र में बालक के नसों में एक ऐसा जवार उठता है, यदि इस जवार का उपयोग करते हुए एक यात्रा प्रारंभ की जाए तो यात्रा की सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। तो आप जवार से याद रखें, जवार का उपयोग हेडो कमेटी करती है अपने नाक का इलाज करने के लिए। हेडो कमेटी अपने नाक का इलाज करने के लिए किशोरावस्था में किसका उपयोग करती है? जवार का उपयोग करती है, और एक यात्रा प्रारंभ करती है और यात्रा की सफलता सुनिश्चित करती है। तो हेडो कमेटी के दो परिभाषाएं हो गई। किशोरावस्था जीवन का, किशोरावस्था सर्वाधिक उलझनों वाली अवस्था है, क्योंकि हमारे नाक बहती है, किशोरावस्था में हेडो आता है, इसके कारण सर्वाधिक उलझन होती है किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था को सर्वाधिक उलझनों वाली अवस्था किसने कहा है? हेडो कमेटी ने। और हमारे नाक का इलाज करने के लिए किसका प्रयोग करती है? जवार उठता है, तो जवार का उपयोग करती है ये हेडो कमेटी, और उसके लिए यात्रा करती है और यात्रा की सफलता सुनिश्चित करती है। तो हेडो कमेटी की दो परिभाषाएं याद रखना, उलझनों वाली अवस्था है, किसने कहा? हेडो कमेटी ने किशोरावस्था को, और 11 से 12 साल की उम्र में बालक की नसों में एक ऐसा जवार उठता है, यदि इस जवार का उपयोग करते हुए एक यात्रा प्रारंभ की जाए तो यात्रा की सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। तो हेडो कमेटी क्या क्या करती है? जवार का उपयोग करती है हमारे नाक को ठीक करने के लिए, क्योंकि किशोरावस्था में नाक ज्यादा बहती है, जिसके कारण किशोरावस्था में सर्वाधिक उलझन होती है। ये दोनों सेम है, आपको अलग अलग याद रखनी, ध्यान रखना सेम तरीके से है। तनाव और तूफान विशेष और झंझावतों की अवस्था तो हॉल ने कहा था, और सर्वाधिक उलझनों वाली अवस्था हेडो कमेटी ने कहा था। इसके बाद अगली परिभाषा आती है क्रो एंड क्रो की। किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा को प्रस्तुत करती है। किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा को प्रस्तुत करती है। इसको आप ऐसे याद रखना, क्रो एंड क्रो की बेटे बेटी है, बेटे का नाम क्या है? भविष्य, और बेटी का नाम क्या है? शक्ति। तो क्रो एंड क्रो की कौन से है? बेटा और बेटी, शक्ति और भविष्य। क्रो एंड क्रो के बेटा और बेटी हैं, किशोरावस्था में किशोर हो चुके हैं दोनों। तो किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा को प्रस्तुत करती हैं। आप देखिए, क्रो तो है, क्रो एंड क्रो की बेटे बेटी का क्या नाम है? शक्ति और भविष्य। तो किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति और भविष्य को प्रस्तुत करती है, किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। सीमा और तीव्रता किसका नाम था? किसकी बेटे बेटी का नाम था? आपको कल बताया था। सीमा और तीव्रता किसका नाम था? वाटसन की बेटियों का नाम था। उनके शेषवावस्था में तीव्र गति से उनका विकास होता है, सीमा और तीव्रता का। और यहाँ पर क्रो एंड क्रो की बेटे बेटी का क्या नाम है? शक्ति और भविष्य। तो किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा को प्रस्तुत करती है। आशा कौन है यहाँ पर? शक्ति और भविष्य की माँ, और क्रो एंड क्रो कौन है? इनके पिता। तो क्रो एंड क्रो के फैमिली का पूरा नाम क्या हो गया? क्रो एंड क्रो, आशा, शक्ति और भविष्य। तो किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा को प्रस्तुत करती है। याद रखिएगा, शक्ति और भविष्य कौन है? क्रो एंड क्रो के बेटे और बेटी हैं।
फिर इसके बाद आता है वैलेंटाइन के अनुसार किशोरावस्था आपराधिक प्रवृत्ति का प्रारंभ है। किशोरावस्था आपराधिक प्रवृत्ति का प्रारंभ है। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को क्या कहा था? सीखने का आदर्श काल। और यहाँ पर क्या है? आपराधिक प्रवृत्ति का प्रारंभ। तो जहाँ शैशवावस्था में वैलेंटाइन कह रहा था कि सीखने का आदर्श दिन है, सीखने का आदर्श दिन कब होता है? वैलेंटाइन डे। उसी प्रकार किशोरावस्था में वैलेंटाइन डे क्या होता है? आपराधिक प्रवृत्ति का दिन होता है। याद रखिएगा, वैलेंटाइन क्या कहता है? किशोरावस्था आपराधिक प्रवृत्ति का प्रारंभ है। अपराध सबसे ज्यादा कब होते हैं? वैलेंटाइन डे के दिन होते हैं। आप इसको ऐसे याद रखिए, वैलेंटाइन डे के दिन सबसे ज्यादा अपराध होते हैं। तो अपराध का प्रारंभ कब से होता है? किशोरावस्था से होता है, क्योंकि वैलेंटाइन डे के दिन सबसे ज्यादा अपराध होते हैं। तो किशोरावस्था आपराधिक प्रवृत्ति का प्रारंभ है, अपराध का प्रारंभ है। किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। फिर आता है कोल्सनिक। कोल्सनिक ने क्या कहा है? किशोरावस्था को यदि एक शब्द में प्रयुक्त करना हो तो वह क्या है? परिवर्तन। किशोरावस्था को यदि एक शब्द में प्रयुक्त करना हो तो वह क्या है? परिवर्तन। इसको आप कैसे याद रखोगे? अपने कॉल लगाते हैं तो कॉल लगाते हैं तो कितनी बार कॉल कनेक्ट होता है? नहीं होता है। तो क्या आता है उसमें? अपन बार बार परिवर्तन करते हैं। सिम चेंज करके कॉल लगाते हैं, नहीं लगता है तो सिम चेंज करके अपन बार बार फोन लगाते हैं। अगर किसी को फोन नहीं लग रहा है तो क्या होता है? बार बार उसमें परिवर्तन करते हैं सिम में। तो सिम में जब परिवर्तन करते हैं तो क्या कहलाती है? वो किशोरावस्था कहलाती है। तो किशोरावस्था को एक शब्द में प्रयुक्त करना हो तो वो क्या है? परिवर्तन। और परिवर्तन कब करते हैं अपन? जब अपन कॉल लगाते हैं और वो नहीं लग रही हो तो अपन सिम चेंज करके बार बार लगाते हैं। तो चेंज कर रहे हैं तो चेंज का मतलब क्या हो गया? परिवर्तन। तो परिवर्तन, किशोरावस्था को परिवर्तन शब्द के रूप में किसने परिभाषित किया है? कोल्सनिक ने। तो याद रखिएगा, कोल्सनिक के अनुसार किशोरावस्था को यदि एक शब्द में परिवर्तित करना हो, प्रयुक्त करना हो तो वो क्या है? परिवर्तन। आपसे वापस रिपीट करा देता हूं। अपन एक हॉल में बैठते हैं तो हॉल में क्या होता है? तनाव होता है, दबाव होता है दिमाग पे, विभिन्न प्रकार के विचार, झंझावतें आती है। तो किसने कहा है? किशोरावस्था को तनाव, तूफान, दबाव, झंझावतों की अवस्था स्टेनले हॉल ने। किलपैट्रिक के अनुसार क्या है? किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है, क्योंकि दिमाग में कील चुभती रहती है। जॉब कब लगेगी? तो जॉब कील चुभती है तो क्या होता है? कठिनता का अनुभव होता है दिमाग में। तो किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल किसने कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है। रोज के साथ शैशवावस्था में छल हुआ था, जिसके कारण रोज को गुस्सा आया और इसने एरिक्सन के साथ मिलकर किशोरावस्था को क्या कर दिया? शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कर दिया। हेडो कमेटी के अनुसार क्या होता है? किशोरावस्था में सर्वाधिक नाक बहती है, जिसके कारण हमारे हेड आता है, जिसके कारण हेडो कमेटी क्या करती है? किशोरावस्था को सर्वाधिक उलझनों वाली अवस्था कहती है। फिर इसके बाद जमार का प्रयोग भी कौन करती है? हेडो कमेटी करती है 11 से 12 साल की उम्र में। क्रो एंड क्रो के बेटे बेटी का क्या नाम है? शक्ति और भविष्य। और क्या करते हैं? ये अपनी माँ आशा को प्रस्तुत करते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार। तो किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा को प्रस्तुत करती हैं। अपराध सबसे ज्यादा कब होते हैं? किशोरावस्था में। किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। किशोरावस्था आपराधिक प्रवृत्ति का प्रारंभ है, किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। कोलेसनिक के अनुसार क्या है? किशोरावस्था को यदि एक शब्द में अपने को प्रयुक्त करना हो तो क्या है? परिवर्तन। बार बार सिम चेंज करते हैं, किसी को कॉल लगा रहे हैं तो बार बार चेंज करने से क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। तो परिवर्तन किसने किया था? कोल्सनिक ने किया था। अब आती है किशोरावस्था की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। संवेगात्मक परिवर्तन या अस्थिरता, जिसमें संवेगों का तीव्र प्रदर्शन किया जाता है। सर्वाधिक गुस्सा किशोरावस्था में आता है। संवेगात्मक परिवर्तन या अस्थिरता, जिसमें संवेगों का प्रदर्शन किया जाता है। मानसिक शक्तियों का विकास होता है, जैसे मूर्त और अमूर्त रूप से चिंतन करना। मूल्यों और आदर्शों में संघर्ष, जैसे वास्तविकता और आदर्श में अंतर। नकारात्मक व्यवहार करता है किशोर। सामाजिक स्वीकृति की भावना होती है। ईश्वर और धर्म में विश्वास और आस्था की भावना का विकास कब होता है? किशोरावस्था में होता है। याद रखिएगा, संवेगात्मक परिवर्तन या अस्थिरता, जिसमें संवेगों का तीव्र प्रदर्शन किया जाता है, कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। फिर इसके बाद आती है वीर पूजा की भावना का विकास। किशोरावस्था में कोई बालक किसी को आदर्श मान लेता है और उसकी पूजा करता है, उसके अनुसार व्यवहार करना प्रारंभ करता है। वीर पूजा की भावना का विकास किशोरावस्था में पाया जाता है। फिर इसके बाद आती है सामाजिक सद्भावना और सहयोग की भावना का विकास कब होता है? किशोरावस्था में होता है। स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना का विकास भी किशोरावस्था में होता है। अपेक्षा और आकांक्षा स्तर अधिक, प्रेम समय की अधिकता के कारण किशोरावस्था में होता है। विचारों और संवेगों में परिपक्वता कब आ जाती है? किशोरावस्था में आ जाती है। अब ये पॉइंट आप याद रखिएगा, शैशवावस्था में संवेगों में परिवर्तन की दर अधिक होती है। शैशवावस्था में संवेगों में परिवर्तन की दर अधिक होती है, जबकि किशोरावस्था में क्या होता है? संवेगों के प्रदर्शन की दर अधिक होती है। संवेगों का प्रदर्शन किशोरावस्था में सर्वाधिक होता है, जबकि शैशवावस्था में संवेगों के परिवर्तन की दर अधिक होती है। किशोरावस्था जो शब्द है, ये अंग्रेजी के एडोलसेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। याद रखना, एडोलसेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है किशोरावस्था, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलसियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? परिपक्वता का आना। और ये एडोलसेंस शब्द जो है, एडोलसेंस, इसका प्रयोग सर्वप्रथम स्टेनले हॉल द्वारा 1911 में
अपनी पुस्तक एडोलसेंस साइकोलॉजी में किया गया था। एडोलसेंस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? स्टैनले हॉल ने किया था 1911 में अपनी पुस्तक एडोलसेंस साइकोलॉजी में किया था। किशोर मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? स्टैनले हॉल को कहा जाता है। और बाल मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? आपको अभी बताया था बाल्यावस्था में पेस्टोलॉजी को तो बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है और किशोर मनोविज्ञान का जनक स्टैनले हॉल को कहा जाता है। किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण क्या है? अवसरों की प्रतिकूलता। ऐसे का ऐसा क्वेश्चन उठकर आया था पिछली बार एग्जाम में, पुराने जो एग्जाम है उसमें। किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण क्या है? अवसरों की प्रतिकूलता, उनको अवसरों का नहीं मिल पाना है। तो किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है अवसरों की प्रतिकूलता। अब आप देखिए किशोरावस्था को लेकर कौन से सिद्धांत प्रचलित है? तो किशोरावस्था में 2 सिद्धांत प्रचलित हैं। आकस्मिक विकास का सिद्धांत या त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया है? स्टैनले हॉल ने। याद रखना किशोरावस्था को लेकर 2 सिद्धांत प्रचलित हैं। पहला है आकस्मिक विकास का सिद्धांत या फिर त्वरित यानी तेज विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया है? स्टैनले हॉल के द्वारा। फिर दूसरा है क्रमिक विकास का सिद्धांत, और इस क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक, किंग और होलिंगवर्थ। ये 3 है क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक किशोरावस्था के, थॉर्नडाइक, किंग और होलिंगवर्थ। याद रखना आकस्मिक या त्वरित किसके द्वारा दिया गया था? स्टैनले हॉल के द्वारा। और क्रमिक विकास का सिद्धांत थॉर्नडाइक, किंग और होलिंगवर्थ के द्वारा दिया गया था। अब आप देखिए किशोरावस्था में विकास किस प्रकार से होता है? किशोरावस्था में हार्मोन्स का प्रभाव देखने को मिलता है। पुरुषों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, याद रखिएगा। और महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाए जाते हैं, जिसके कारण लैंगिक विशेषताएं देखने को मिलती हैं। पुरुषों में तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है और महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, जिनके कारण लैंगिक विशेषताएं स्पष्ट रूप से देखने को मिलती हैं। लड़कियां जो हैं 16 वर्ष तक की आयु तक अपनी संपूर्ण लंबाई प्राप्त कर लेती हैं, जबकि लड़के 20 साल तक की आयु तक बढ़ते हैं। किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन की योग्यता का विकास हो जाता है। बाल्यावस्था में बालक मूर्त चिंतन करता है और किशोरावस्था में मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के चिंतन की योग्यता का विकास हो जाता है। फिर इसके बाद किशोरावस्था में सोशल फोबिया देखने को मिलता है, जो कि एक प्रकार का मनोविकार है जिसे सोशल डिसऑर्डर कहते हैं। सोशल फोबिया, समाज से डर, किशोरावस्था में देखने को मिलता है, जो कि एक प्रकार का मनोविकार है जिसे क्या कहते हैं? सोशल डिसऑर्डर कहते हैं। और इस सोशल डिसऑर्डर के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? पीरे जेनेट ने बताया था। याद रखिएगा सोशल डिसऑर्डर के बारे में सबसे पहले पीरे जेनेट के द्वारा बताया गया था। किशोरावस्था में किशोरों में विरोध और आदर्शवाद की प्रधानता होती है और किशोरावस्था में आत्मचेतना का विकास होता है और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ता है किशोरावस्था में, जबकि समलिंगी के प्रति आकर्षण कब है? बाल्यावस्था में, और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण किशोरावस्था में। अब आप देखिए किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार से होता है? शारीरिक परिवर्तनों के अनुसार शारीरिक और यौन शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए किशोरावस्था में। और किशोरों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा का स्वरूप उनकी रुचियों, दृष्टिकोण और योग्यताओं के अनुसार होना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं, आवश्यकताओं और संवेगों के अनुसार शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए किशोरावस्था में। और इनको नैतिक शिक्षा सैद्धांतिक रूप से न देकर व्यावहारिक रूप से दी जानी चाहिए। याद रखिएगा किशोरावस्था में बच्चों को नैतिक शिक्षा सैद्धांतिक रूप से न देकर व्यावहारिक रूप से दी जानी चाहिए। संवेगों में शोधन के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। और किशोरावस्था के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? प्रोजेक्ट और समस्या समाधान विधि। बाल्यावस्था के लिए कौन सी थी? किंडरगार्टन विधि, जिसके प्रवर्तक कौन है? फ्रोबेल। और किशोरावस्था के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? प्रोजेक्ट विधि और समस्या समाधान विधि। यह आपका हो गया बाल्यावस्था और किशोरावस्था का टॉपिक कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसके बाद अपन पढ़ेंगे विकास के विभिन्न सिद्धांत, इसको अपन कल पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।